सबसे पहले हम बात करेंगे उन इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जिनको कि जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम किया गया। इनमें से कुछ थे सेंट्रल टैक्सेस, सेंटर के द्वारा लगाए जाने वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस, और कुछ थे स्टेट टैक्सेस। वो सेंटर के इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से थे जिनको कि जीएसटी में सब्ज्यूम कर लिया गया? एक तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, गुड्स के प्रोडक्शन के ऊपर सेंटर के द्वारा जो भी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, अब उसको जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक्साइज की जो भी एडिशनल ड्यूटीज थी उनको भी जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया है। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट के अंडर जो भी ड्रग्स का यूज़ होता है, जो भी एल्कोहल का यूज़ होता है, जो भी नार्कोटिक्स का यूज़ होता है, उन पर जो भी एक्साइज ड्यूटी लगती थी अब उसको भी जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया है। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, इसको भी आज की डेट में जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया है। सर्विस टैक्स, सेंटर का जो भी सर्विस टैक्स था उस सब को आज की डेट में जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया है। सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई से रिलेटेड सेंटर जो भी सरचार्ज लगाया करता था या जो भी सेस लगाया करता था, अब उस सब को भी जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया है। ये सरचार्ज क्या होता है, ये सेस क्या होता है, इस सब की बातचीत आगे चलते हुए डिटेल में आएगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि सेंटर का जो भी सरचार्ज और जो भी सेस लगाया जाता था ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको भी अब जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंटर जो भी सेल्स टैक्स लगाता था इसको लगाता था सेंटर और कलेक्ट करते थे इसको स्टेट्स। ये जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है इसको भी आज की डेट में जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया है। सेंटर के वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जिनको जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया है कौन कौन से हैं? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मोटा मोटा याद रखो कि एक तो सेंटर की जो भी एक्साइज ड्यूटी लगती थी उस पूरी एक्साइज ड्यूटी को सब्ज्यूम कर लिया गया है। दूसरा सर्विस टैक्स, सेंटर का जो भी सर्विस टैक्स था उसको सब्ज्यूम कर लिया गया है। तीसरा सेंटर के जो भी सरचार्ज और सेस हुआ करते थे उनको भी सब्ज्यूम कर लिया गया है। और चौथा सेंटर का जो भी सेल्स टैक्स हुआ करता था उसको भी सब्ज्यूम कर लिया गया है। और स्टेट के वो कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको सब्ज्यूम कर लिया गया है? स्टेट का वैट या फिर स्टेट का सेल्स टैक्स। सेल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो भी सेल्स टैक्स लगाया करती थी उनको जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया है। परचेज टैक्स जो भी लगाया करती थी स्टेट्स उसको भी जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया है। एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता था स्टेट्स के द्वारा, अब उसको भी जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया है। लग्जरी टैक्स, कुछ आइटम्स के ऊपर लग्जरी टैक्स लगाया जाता था, अब इस लग्जरी टैक्स को भी जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्ट्री ड्यूटी एंड ऑल अदर एंट्री टैक्सेस। ऑक्ट्री ड्यूटी को चुंगी कर बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? चुंगी कर बुलाया जाता था। बेसिकली होता क्या था, मान लेते हैं कि कोई ट्रक है, वो गुजरात से निकला सामान लेके और आसाम पहुंचना है उसको हर एक स्टेट की बाउंड्री पर रोक लिया जाएगा कि आप हमारे यहाँ पे एंटर कर रहे हो, टैक्स दो। और इसकी वजह से खूब सारा डिले होता था, मतलब एक एक दो दो दिन का डिले हो जाता था। इनफैक्ट म्यूनिसपैलिटीज़ भी ये कर लेती थी कभी कभार तो, कि 4 कुर्सी लगा के बैठ गए और बोले कि आप हमारे म्यूनिसपैलिटी में एंटर कर रहे हो, चुंगी कर दो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसकी वजह से खूब डिले होता था, खूब करप्शन होता था, खूब लूट होती थी। तो अब ये जो ऑक्ट्री ड्यूटी है या जितने भी एंट्री टैक्स हुआ करते थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया, उन सबको सब्ज्यूम कर लिया गया है अंडर जीएसटी। अब आज की डेट में क्या है कि आप जीएसटी फाइल करो, जीएसटी पे करो, उसके बाद आपको ये कोई ऑक्ट्री ड्यूटी वगैरह देनी ही नहीं पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉटरी के ऊपर, बैटिंग के ऊपर, गैम्बलिंग के ऊपर टैक्स लगाया करती थी, इस सब को भी आज की डेट में जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया है। और फाइनली मंडी टैक्स, स्टेट की गवर्नमेंट्स मंडी के ऊपर जो भी टैक्सेस लगाया करती थी उन सब को भी जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम कर लिया गया है। सेंटर के वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जिनको जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम किया गया है उनके नाम क्या है? एक तो एक्साइज ड्यूटी, दूसरा सर्विस टैक्स, तीसरा सेंटर के जो भी सरचार्ज और सेस हुआ करते थे रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और चौथा सेंट्रल सेल्स टैक्स। और स्टेट के वो कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको सब्ज्यूम किया गया है? एक तो स्टेट का सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। फिर लग्जरी टैक्स जो इंपॉर्टेंट है, ऑक्ट्री ड्यूटी, इसको भी सब्ज्यूम कर लिया गया है। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग के ऊपर जो भी टैक्सेस लगाए जाते थे उनको भी सब्ज्यूम कर लिया गया है। और मंडी टैक्स को भी सब्ज्यूम कर लिया गया है। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, एक एक करके रटने की ज़रूरत नहीं है,
इसमें दो ही चीज़ें याद रखो, एक तो अगर कोई टैक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो उसको ध्यान में रखो कि सब्ज्यूम किया गया है या नहीं किया गया है, और दूसरा मोटा मोटा एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि वो कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम किया गया है। एक बेसिक आइडिया तो आपको होना ही चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? द टैक्स ऑलरेडी पेड बाय अ पर्सन, द टैक्स ऑलरेडी पेड बाय अ पर्सन एंड इज अवेलेबल एज अ डिडक्शन फ्रॉम टैक्स टू बी पेएबल बाय हिम और हर। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था इससे पिछले सेशन में। इसका एक स्टेज अपन देख लेते हैं। देखो, हमने बात की थी इससे पिछले सेशन में वैल्यू एडिड टैक्स के बारे में, और वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब, और हमारा जो जीएसटी है वो इसी वैल्यू एडिड टैक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है कि जितनी वैल्यू होगी और जितनी वैल्यू ऐड की जाएगी सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा। अब सप्लाई चेन का एग्जांपल अपन ने लिया था। सप्लाई चेन मोटा मोटा कैसे होती है कि एक रॉ मटेरियल का सप्लायर होता है, ये रॉ मटेरियल को सप्लाई करता है टू द प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर। ये जो प्रोड्यूसर होता है, ये जो मैन्युफैक्चरर होता है, ये गुड्स को बनाता है और बेच देता है रिटेलर्स को, और ये जो रिटेलर होता है इससे अल्टीमेटली कस्टमर किसी भी गुड को खरीद लेता है। वैट कैसे ऑपरेट करता है? मान लेते हैं कि 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा गया, इस 100 रुपए के रॉ मटेरियल पे मान लेते हैं 10% का टैक्स लग गया, मतलब रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? 110 रुपए। कितनी पड़ी? 110 रुपए। प्रोड्यूसर ने 100 रुपए रॉ मटेरियल का पे किया और 10 रुपए का टैक्स दिया, और मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर ने और थोड़ा कामकाज किया और 90 रुपए की वैल्यू और ऐड कर दी। अब जब टैक्स लगने की बारी आएगी तो क्योंकि ये वैल्यू एडिड टैक्स है तो सिर्फ वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा, और वैल्यू यहाँ पे एक तो 100 रुपए का रॉ मटेरियल है और दूसरा 90 रुपए की वैल्यू जो है वो इस प्रोड्यूसर ने काम करके ऐड की है। ये जो 10 रुपए हैं, ये 10 रुपए पहली स्टेज के टैक्स वाले हैं, तो इस 10 रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ वैल्यू पर टैक्स लगेगा, सिर्फ 190 रुपए पर टैक्स लगेगा। मान लेते हैं कि 10% का जीएसटी लग रहा है, 10% का जीएसटी लग रहा है, मतलब 19 रुपए का टैक्स और लग जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 209। टोटल कॉस्ट, वैल्यू नहीं, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 209 हो जाएगी। लेकिन इस 19 रुपए में भी एक चीज और है, वो क्या है कि जितनी वैल्यू ऐड की जाएगी सिर्फ उस वैल्यू पर टैक्स लगेगा। और इस स्टेज में अगर आप देखो तो वैल्यू सिर्फ 90 रुपए की ऐड की गई है, मतलब असेंशियली सिर्फ इस 90 रुपए पे ही टैक्स लगना चाहिए। तो इसका समाधान क्या है? अच्छा, 90 रुपए पे 10% टैक्स का मतलब क्या है कि सिर्फ 9 रुपए टैक्स के तौर पे जाना चाहिए, लेकिन ये आदमी कितना दे रहा है? 19 रुपए दे रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? बड़ा सिंपल है। जब ये प्रोड्यूसर सरकार को अपनी डिटेल्स फाइल करेगा तो ये प्रोड्यूसर सरकार को बताएगा कि देखो 10 रुपए ऑलरेडी मैं टैक्स दे चुका हूं इससे पिछली वाली स्टेज पे, इस स्टेज में मैंने सिर्फ 90 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है जिसके लिए मुझे सिर्फ 9 रुपए टैक्स देना चाहिए। सरकार पूरे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगी और देखेगी कि हाँ यार 10 रुपए इसने टैक्स दे दिया पहले, तो सरकार इस 10 रुपए को लौटाने के लिए तैयार हो जाएगी, बोलेगी कि हाँ साहब आपने 10 रुपए टैक्स दे दिया है, इस स्टेज में आपने सिर्फ 90 रुपए की वैल्यू ऐड की है, तो जो बचे हुए 9 हैं आप हमें टैक्स के तौर पे दे दो, 10 रुपए हम आपको लौटा देंगे। ये जो सरकार 10 रुपए लौटाएगी इसी को बुलाया जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बुलाया जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये 10 रुपए जो कि ऑलरेडी पहली स्टेज में एज अ टैक्स पे कर दिए गए थे उनको सरकार लौटा देगी। जो पैसा सरकार लौटाएगी उसी को बुलाया जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये सारी चीज़ें फिर रिटेलर तक चलती हैं। कैसे चलती हैं वो अपन ने देखा हुआ है इससे पिछले सेशन में। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है, नहीं देखा है तो जस्ट इससे पिछला सेशन देखो, वहाँ पे पूरी चेन अपन एक्सप्लेन की है। और यही लिखा हुआ है डेफिनेशन में। अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से देखो, द टैक्स ऑलरेडी पेड, वो टैक्स जो कि ऑलरेडी पे कर दिया गया है, एंड इज अवेलेबल एज अ डिडक्शन फ्रॉम द टैक्स, जो डिडक्शन के लिए अवेलेबल है, जिसको सरकार आपको वापस करेगी, रिटर्न करेगी, उसको बुलाया जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स है, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये किस चीज को रिमूव करता है? कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है, टैक्स ऑन टैक्स को रिमूव करता है। किस चीज को रिमूव करता है? टैक्स ऑन टैक्स को। कैसे रिमूव करता है पिछले सेशन में अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो जस्ट पिछले वाला सेशन देखो। इस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस वैल्यू एडिड टैक्स के प्रिंसिपल का एक फायदा यह भी है कि कंज्यूमर के लिए जो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो भी कम हो जाती है।
इन दोनों तीनों चीज़ों के बारे में अपन ने बहुत डिटेल में बातचीत की थी इससे पिछले वाले सेशन में। हालांकि इस सेशन में भी बातचीत कर ही ली है, लेकिन हाँ फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो पिछले वाला सेशन देखो और वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें हमने इससे पिछले वाले सेशन में पढ़ ली थी। आज जो हमें नई चीज़ समझनी है उसमें एक है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रॉस यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रॉस यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है और इसको समझते हैं अपन एक एग्जाम्पल से। देखो प्राइमरीली 3 अकाउंट्स हैं। एक है CGST का, सेंट्रल GST का, दूसरा है SGST का, स्टेट GST का, और तीसरा है IGST का, इंटीग्रेटेड GST का। मान लेते हैं कोई प्रोड्यूसर है A, और ये जो A प्रोड्यूसर है ये गुड्स की भी सप्लाई करता है, ये सर्विसेज की भी सप्लाई करता है। और ये जो A प्रोड्यूसर है ये इंट्रा स्टेट विद इन दी स्टेट भी ट्रेड करता है और इंटर स्टेट आउटसाइड दी स्टेट भी ट्रेड करता है। मतलब ये जो A प्रोड्यूसर है ये CGST भी देता है, ये SGST भी देता है, ये IGST भी देता है। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रॉस यूटिलाइजेशन क्या होता है? देखो बहुत इजी। मान लेते हैं कि इस A प्रोड्यूसर ने गुड्स की सप्लाई की और गुड्स के ट्रेड के दौरान इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना था 10 रुपए का। मतलब सरकार को जो पैसा इसको लौटाना था इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पे वो कितना था? 10 रुपए का था। कितना था? 10 रुपए का था। मीनवाइल ये जो A प्रोड्यूसर है इसने कुछ सर्विसेज की सप्लाई की और सर्विसेज की सप्लाई पे इस A प्रोड्यूसर को सरकार को देने थे 10 रुपए। कितने देने थे? 10 रुपए। गुड्स के मामले में अपन ने क्या एग्जांपल लिया कि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना था, सरकार की तरफ से पैसा मिलना था, 10 रुपए वापस आने थे। और सर्विसेज के केस में अपन क्या कह रहे हैं कि सर्विसेज के ऊपर इस A प्रोड्यूसर को टैक्स देना है सरकार को 10 रुपए का। अब ये A प्रोड्यूसर सरकार को क्या बोलेगा कि यार इतना झमेला करने की जरूरत क्यों है कि आप मुझे 10 रुपए लौटाओगे फिर मैं आपको 10 रुपए वापस से पे करूंगा। इससे बढ़िया क्या है, आपके पास मेरे जो ऑलरेडी 10 रुपए हैं उनको यूज कर लो और ये जो मेरा सर्विसेज वाला टैक्स है इसको फाइनलाइज करो, इसको काटो, खत्म करो। सरकार बोलेगी ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रॉस यूटिलाइजेशन, कि आपका जो गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको सर्विसेज के टैक्स को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, या उल्टा भी कि अगर आपका सर्विसेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसको आपके गुड्स के टैक्स को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि आपका जो सेंट्रल GST के अकाउंट में इनपुट टैक्स क्रेडिट का पैसा है उसको SGST को एडजस्ट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, और आपका जो SGST के अकाउंट में पैसा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का उसको CGST को एडजस्ट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। भाई CGST के गुड्स हैं और CGST की ही सर्विसेज हैं तो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्रॉस यूटिलाइज किया जा सकता है, या आपके SGST के ही गुड्स हैं और SGST वाली सर्विसेज हैं तो भी उनको क्रॉस यूटिलाइजेशन में यूज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके CGST वाले अकाउंट में 10 रुपए हैं और आप बोलो कि ये जो स्टेट को मुझे टैक्स देना है इन 10 रुपए को यूज कर लो आप SGST के लिए, या आपके SGST में 10 रुपए हैं और आप बोलो कि 10 रुपए मेरे को टैक्स देना है CGST वाला, आप उसमें इस 10 रुपए को यूज कर लो। नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये सेंटर का टैक्स है और ये स्टेट का टैक्स है। हाँ, एक ही अकाउंट में अगर गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो आप क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट का, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो कि सेंट्रल GST वाले पैसे को आप स्टेट GST में एडजस्ट कर लो, यूज कर लो, या वाइस वर्सा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST के लिए भी और SGST के लिए भी, दोनों के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए अवेलेबल है कि गुड्स को एडजस्ट किया जा सकता है सर्विसेज से और सर्विसेज को एडजस्ट किया जा सकता है गुड्स से। लेकिन क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ CGST एंड SGST इज नॉट अलाउड। अच्छा, अगर आपके इंटीग्रेटेड GST वाले अकाउंट में इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुछ पैसे हैं तो उसको कैसे यूज किया जाएगा? उसको यूज किया जाएगा कि पहले तो अगर आपको IGST का कोई भी टैक्स पेमेंट करना है तो वहां पे पेमेंट किया जाएगा। फिर अगर पैसा बच गया तो आपको CGST का कोई पेमेंट करना है टैक्स का तो वहां पे इस पैसे को यूज किया जाएगा। और फिर भी अगर कुछ पैसा बच गया तो आपका जो SGST वाला अकाउंट है वहां पे अगर आपको कोई टैक्स का पेमेंट करना है तो फिर इस पैसे को यूज किया जाएगा। मतलब जो इंटीग्रेटेड टैक्स GST का ITC है, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है,
उसको पहले यूज़ किया जाएगा IGST का टैक्स पे करने के लिए, फिर यूज़ किया जाएगा CGST का टैक्स पे करने के लिए, और फिर अगर पैसा बच गया तो यूज़ किया जाएगा स्टेट GST का टैक्स पे करने के लिए। अगर आपके CGST में इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसको पहले यूज़ किया जाएगा CGST का टैक्स पे करने के लिए, और फिर यूज़ किया जाएगा IGST का टैक्स पे करने के लिए। ये तो अपन ने पढ़ ही लिया कि CGST का पैसा SGST के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, और SGST का पैसा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का पैसा है उसको CGST के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको अगर आप थोड़ा सा कॉपी में लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपका CGST का अकाउंट है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप गुड्स एंड सर्विसेज किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या आपका SGST का अकाउंट है, उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको भी आप गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपका CGST का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आप SGST के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, और आपका जो SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आप CGST के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। फिर हम तीसरा क्या कह रहे हैं कि आपका अगर IGST का इंटीग्रेटेड GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसको आप पहले यूज़ करोगे IGST का टैक्स पे करने के लिए, फिर अगर पैसा बच जाएगा तो आप यूज़ करोगे CGST का टैक्स पे करने के लिए, और फिर अगर पैसा बच जाएगा तो आप यूज़ करोगे स्टेट GST का टैक्स पे करने के लिए। बहुत सिंपल सी बातचीत है, इसको एक बार देखो, ढंग से समझो और फिर आगे बढ़ो। इसके बाद बात आती है GST काउंसिल के बारे में। GST काउंसिल के बारे में हम पढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात आती है GST काउंसिल के बारे में। हमने पिछले ही सेशन में पढ़ा था, आर्टिकल 279A में लिखा गया कि प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है, प्रेसिडेंट जो है वो GST काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। GST काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और अब GST काउंसिल का कंपोजिशन कैसा है? इसके चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो GST काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो होता है वो भी इसका पार्ट होता है, और स्टेट के सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं, मतलब सभी स्टेट्स के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो सभी इसका पार्ट होते हैं। चेयरपर्सन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो होता है वो भी इसका पार्ट होता है, और सभी स्टेट्स के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? स्टेट के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से किसी एक को चूज किया जाता है एज वाइस चेयरपर्सन। GST काउंसिल के लिए कोरम कितना है? 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स। जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनमें से कम 50% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी GST काउंसिल का कामकाज शुरू होता है। GST काउंसिल में अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है तो 75% ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग मिलनी चाहिए। जितने मेंबर्स प्रेजेंट और वोट डाल रहे हैं उनमें से कम 75% मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, तब रेजोल्यूशन पास होगा। वोटिंग का वेटेज किस तरीके से? जितने भी टोटल वोट्स डले उसमें से 1/3 वेटेज दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 2/3 वेटेज दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। और GST काउंसिल का काम क्या है? GST से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों पे रिकमेंडेशन देने का काम कौन करता है? GST काउंसिल करती है। GST काउंसिल का कंपोजिशन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन है। इसके अलावा जो भी यूनियन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस होंगे वो इसका हिस्सा होंगे। सभी स्टेट्स के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो इसका हिस्सा होंगे। ये जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं इन्हीं में से किसी एक को चूज किया जाएगा एज वाइस चेयरपर्सन। GST काउंसिल के लिए कोरम कितना है? 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स, मतलब टोटल मेंबर्स में से कम 50% मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, तभी GST काउंसिल का कामकाज शुरू होगा। रेजोल्यूशन पास करने के लिए 75% मेजॉरिटी चाहिए ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट डाल रहे हैं उनका 75% मेजॉरिटी चाहिए। वोटिंग वेटेज कैसा है कि जितने टोटल वोट्स डालेंगे उसमें से 1/3 वेटेज मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और 2/3 वेटेज मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट को। GST काउंसिल का काम क्या है? GST से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों पे रिकमेंडेशन देने का। अच्छा, फिर बात आती है कंपनसेशन मैकेनिज्म फॉर स्टेट्स। देखो, जब GST को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तो स्टेट्स की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि कल को अगर GST के इम्प्लीमेंट होने की वजह से हमें कोई भी रेवेन्यू का लॉस होगा तो उस रेवेन्यू के लॉस से हम किस तरीके से डील करेंगे। इसके सॉल्यूशन के तौर पे लाया गया था कंपनसेशन एक्ट ऑफ 2017 को, और इस एक्ट में साफ साफ लिख दिया गया
कि अगर स्टेट्स को कोई भी रेवेन्यू का लॉस होगा अगले 5 साल तक, अगले 5 साल तक स्टेट्स को कोई भी अगर रेवेन्यू का नुकसान होगा तो उस नुकसान के लिए सेंटर उन स्टेट्स को कंपनसेट करेगा। और बेस ईयर रखा गया 2015-16, मतलब 2015-16 में स्टेट्स का जो भी रेवेन्यू था उससे कंपेयर किया जाएगा, देखा जाएगा। और अगर ये देखने को मिलेगा कि स्टेट्स को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है तो जितना लॉस हो रहा है उतना पैसा अगले 5 साल तक सेंटर स्टेट्स को प्रोवाइड करेगा एज कंपनसेशन। और सेंटर के पास में कंपनसेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा वो भी साफ साफ लिख दिया गया कि जीएसटी के साथ साथ कुछ आइटम्स के ऊपर सेस लगाया जाएगा। सेस क्या होता है? किसी स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसको बुलाते हैं अपन सेस। यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस क्या है? कंपनसेशन। ये जो सेस लगाया जाएगा इससे जितना भी पैसा कलेक्ट किया जाएगा उस पैसे को यूज किया जाएगा स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए। बहुत सिंपल। कंपनसेशन मैकेनिज्म में क्या लिखा गया कि जीएसटी के इंप्लीमेंट होने की वजह से अगर स्टेट्स को अगले 5 साल तक कोई भी रेवेन्यू का लॉस होगा, जिस भी स्टेट को अगले 5 साल तक रेवेन्यू का लॉस होगा उसको सेंटर कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा, लॉस के लिए पैसा प्रोवाइड करेगा। और बेस ईयर रखा गया 2015-16। और सेंटर के पास में ये पैसा कहाँ से आएगा? बहुत सिंपल, सेंटर लगाएगा कंपनसेशन सेस। उस सेस से जो भी पैसा कलेक्ट किया जाएगा उस पैसे को यूज किया जाएगा कंपनसेशन को प्रोवाइड करने के लिए। ये जो कंपनसेशन सेस है ये खत्म होने वाला था 30 जून 2022 को। बहुत सिंपल है ना भाई, 2017 में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, 5 साल के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाना था, मतलब 5 साल 2022 में खत्म हो रहे थे। तो 30 जून 2022 में ये कंपनसेशन सेस खत्म होने वाला था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 31 मार्च 2026। 2026-31 मार्च तक इसको बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया? बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और 2021-22 में सरकार ने स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए खूब सारी बोरोइंग्स ली, खूब सारी उधारियां ली। अब इन उधारियों को चुकाना है। भाई अपन ने स्टेट्स को तो कंपनसेट कर दिया, लेकिन उधारी तो अभी भी है ना सरकार के ऊपर। तो इस उधारी को चुकाने के लिए ये जो कंपनसेशन सेस है इसको 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। जितना भी पैसा आएगा उस पैसे को यूज किया जाएगा इन उधारियों को चुकाने के लिए। बहुत सिंपल सी बातचीत है। और फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जीएसटी नेटवर्क। ये जो जीएसटी नेटवर्क है इसको 2013 में स्टैब्लिश किया गया था स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे, कि कोई स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए इस जीएसटी नेटवर्क को स्टैब्लिश किया गया था एज नॉन प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी। और इसका जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के हाथों में था। लेकिन सितंबर 2018 में इस जीएसटी नेटवर्क को पूरी तरीके से गवर्नमेंट एंटिटी बना दिया गया और इस जीएसटी नेटवर्क में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स का इक्वल शेयर है। 2013 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एज नॉन प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी, लेकिन जिसका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के हाथ में था। बट सितंबर 2018 में इस जीएसटी नेटवर्क को पूरी तरीके से गवर्नमेंट एंटिटी बना दिया गया, सरकारी एंटिटी बना दिया गया और इसमें सेंटर का और स्टेट की गवर्नमेंट्स का इक्वल शेयर है। इस जीएसटी नेटवर्क का काम क्या है? इट इज बेसिकली दी टेक्नोलॉजिकल बैकबोन फॉर जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है उस सबसे रिलेटेड कामकाज करती है जीएसटी नेटवर्क। बेसिकली आपको आपका जीएसटी फाइल करना है, आपको इनवॉइस निकालना है, जनरेट करना है, ये करना है, वो करना है, वो सारी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना, उनको अपडेटेड रखना, उनको सही रखना, उस सबसे डील करना किसका काम है? जीएसटी नेटवर्क का काम है। तो इट इज़ द टेक्नोलॉजिकल बैकबोन फॉर जीएसटी। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। बहुत इजी सेशन था, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने वाली थी नहीं, डेफिनेशंस ज़्यादा थी। तो इसको एक बार देखो, एक बार देख के इसको बाइंड अप करो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।